गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक होगा इंडियन मानसून। इंडियन मानसून में आज हमारी फोकस स्टेट होगी राजस्थान। और आज हम जानेंगे कि भारतीय मानसून से हमारे राजस्थान में इतनी कम बारिश क्यों होती है। और साथ ही हम जानेंगे कि राजस्थान में थार जैसे रेगिस्तान का आखिर निर्माण कैसे हो गया। अगर आप जनरली राजस्थान की लोकेशन देखें इंडिया में, तो यह अरब सागर से उतनी ही दूर है जितना बंगाल की खाड़ी से मेघालय दूर है। तो मेघालय में 1100 सेंटीमीटर वर्षा होती है और राजस्थान के थार मरुस्थल को तो 5 सेंटीमीटर के आसपास भी वर्षा प्राप्त नहीं होती। तो क्या है इसका रीजन, हम जानेंगे आज भारत के मानसून। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मानसून क्या होता है। तो मानसून एक पवन है और यह पवन अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है। तो ऐसी पवनें जो अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं सीजनल विंड या कहते हैं मौसमी पवन है। इस कारण हमारा मानसून भी एक मौसमी पवन तंत्र है। साथ ही ये जो मानसून शब्द है वह अरबी भाषा के मौसम से लिया गया, क्योंकि अरब वासियों ने भारतीय मानसून के बारे में विशद अध्ययन किया और इस कारण उन्होंने इस मौसम शब्द का इस्तेमाल किया इन पवन तंत्रों के कारण, क्योंकि अरब भारतीयों के साथ व्यापार करते थे और व्यापार समुद्री मार्ग से होता था। तो इन पवनों के संचार के बारे में उन्हें ज्यादा पता होती थी, क्योंकि उन पवनों के संचार के द्वारा ही वह भारत में प्रवेश करते थे और भारत से ये बाहर भी चले जाया करते थे। खैर चलिए आगे चलते हैं। हम यहां पर हम देखते हैं भारत की लोकेशन, भारत के प्रायद्वीप। यहां पर आप पाओगे ये है आपका अरब सागर। यहां पर मैं अभी पेन सेलेक्ट कर रहा हूं आपके लिए। तो ये है आपका क्या, अरब सागर। तो यहां पर आप अरब सागर को देख सकते हैं। यहां पर है बंगाल की खाड़ी। तो यहां पर देख पा रहे हो, यहां पर इंडियन ओशन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इंडियन ओशन। चलिए यहां पर अब होता क्या है, यहां से देखिए ये अरब सागर, यहां पर गल्फ ऑफ कच्छ है, यहां पर खंबात की खाड़ी है और यहां से अगर आप देखोगे ये थार रेगिस्तान है। इसकी गल्फ ऑफ कच्छ से ज्यादा दूरी नहीं है। और इधर आप यहां पर मेघालय को देखोगे, यहां पर ये बंगाल की खाड़ी है और यहां से भी आप दूरी देखिए तो इसकी भी दूरी कोई ज्यादा खास नहीं है। इन दोनों की दूरी को आप मेजर करिए, लगभग लगभग बराबर है। यही आपको बताना चाह रहा था। लेकिन फिर भी ये क्या, यहां पर 1100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है और यहां पर 5 सेंटीमीटर के आसपास भी वर्षा नहीं होती। इसी चीज को आज हम जानने की कोशिश करें। आप में से कोई भी अगर इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए आगे चलते हैं यहां पर। तो अब क्या होता है, मैं थोड़ी सी सिचुएशन आपको बताता हूं गर्मी की। सबसे पहले हम थोड़ा सा गर्मी में चलेंगे। गर्मी का टाइम में क्या होता है, ये लैंड है और यहाँ पर वाटर है। आप इन दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए। ये जो लैंड है वो, जैसे गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, समय होता है अप्रैल और मई का, इस समय पर भयंकर गर्मी हमारे यहाँ पड़ती है, जिसकी वजह से लैंड है उसका तापमान ज्यादा हो जाता है, स्थल का तापमान ज्यादा हो जाता है। ओके, और जब तापमान इसका ज्यादा होगा तो स्थल के पास जो पवन है वो भी गर्म हो जाएगी। और गर्म पवन क्या करती है, याद रखें आप सारे लोगों को ये याद रखना है, गर्म पवन हमेशा ऊपर उठती है। कुछ एग्जाम्पल घर पे भी देख सकते हैं। अगर आपने कभी वाइफ को ऊपर उठते नहीं देखा तो एक काम करना, घर पे जाकर चाय बनाना। जब चाय उबाल आएगा चाय में, तो वहां पर बात निकलेगी, भाप निकलेगी, वो कब जाती है वो आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल हमारी जो लैंड है वहां से वायु ऊपर उठ रही है और ऊपर उठने के बाद यहाँ पर स्थल पर वायु की मात्रा कम रह जाती है। सोचिए जब वायु मात्रा कम रह जाएगी तो यहाँ पर वायु के द्वारा डालने वाला जो दाब होता है, वायुमंडलीय दाब होता है, वो कम होता है। इस कारण यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण होता है। अब सोचिए आपके सिर पर पहले 50 किलो का वजन रखा हुआ था और इसके बाद हटाकर 10 किलो का रख दिया, तो आपको क्या रिलैक्स होगा, आपको लगेगा कि हाँ वजन कम हो गया है, जो दबाव पड़ रहा था आपके सिर पर वो कम हो गया है। ठीक यही है, अरे मात्रा कम होगी तो वायु दाब भी कम होगा। ठीक है, वैसे भी आपको याद रखना है, जब भी वायु ऊपर जाए, याद रखोगे आप, कभी भूलना नहीं है, पूरी ज्योग्राफी की जान है।
जैसे ही वायु ऊपर जाएगी, किसी भी कारण से जाए, हमेशा ही लो प्रेशर का निर्माण होगा। और अगर वायु ऊपर से नीचे बैठती है तो वायु की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो वायु दाब ज्यादा हो जाएगा। बहरहाल हमारे भारत में लो प्रेशर का निर्माण होता है, निम्न दाब का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर आप अरब सागर को भी देखिए, यहां पर आप अरब सागर को देखिए, यहां पर आप बंगाल की खाड़ी को देखिए। दोनों को अगर आप देखोगे तो पाओगे कि यहाँ का तापमान स्लाइटली लो होता है, यहाँ का तापमान थोड़ा सा कम होता है। तापमान यहाँ पर क्या है? कम है। यहाँ की वायु क्या होगी? ठंडी होगी, और ठंडी वायु नीचे बैठती है। अब मुझे एक बात याद रखना कि जब भी आपने देखा होगा एसी को, एसी हम घर में लगाते हैं, एसी कब नीचे नहीं लगाई जाती, ऊपर लगाते हैं, क्योंकि एसी में से ठंडी वायु निकलती है, ठंडी हवा निकलती है, और ठंडी हवा नीचे बैठती है, तो आपका बिल नीचे होता है, तो वहां पर हवा आपको टच कर दी और आपको ठंडक का एहसास होता है ना। तो ठीक यहाँ भी यही अप्लाई कर दो। वायु ठंडी हो रही है, ऊपर से नीचे बैठ रही है, ज्यादा पवन हो रही है, हाई प्रेशर हो रहा है, यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है पूरे भारत में। ओके, चलिए, जब यहाँ पर हाई प्रेशर हो गया तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपके सामने एक फिगर बनाऊंगा, जिससे कि आपको थोड़ा समझने में सहूलियत हो मैं यहाँ पर बताने की। ठीक है, चलिए, अब क्या होगा यहाँ पर, यहां से पवन उठना प्रारंभ करेगी। तो पवन उठती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर इस तरह की पवन चलती है, मैं आगे बताऊंगा। और जैसे ही भूमध्य रेखा को, ये 0 डिग्री है, इसको जैसे ही ये क्रॉस करती है, फेरल के नियम के अनुसार ये अपने राइट हैंड की तरफ टर्न हो जाती है। यहां से ये टर्न हो जाती है राइट हैंड की तरफ। जैसे ही राइट हैंड की तरफ टर्न होगी, इसकी दिशा कैसे हो जाती है? अब दिशा चेक कीजिए एक बार। ये क्या है? यहाँ पर साउथ, यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पर ईस्ट। ये कौन सी होगी? साउथ वेस्ट। ये कौन सी होगी? नॉर्थ ईस्ट। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ मूवमेंट करना प्रारंभ कर देती है। क्योंकि ये साउथ वेस्ट से चलती है, इसलिए इसे दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं। पवनों के बारे में एक बात याद रखना कि इन पवनों को हम किस दिशा से जाने, किस नाम से जाने, तो पवन जहां से चलती है हमें वही नाम देना होता है। अगर कोई पवन ध्रुवों से चल रही है तो उसको ध्रुवीय पवन कहेंगे, पश्चिम से चल रही है पछुआ पवन कहेंगे, स्थल से चल रही है स्थल पवन कहेंगे, और अगर कोई पवन समुद्र से चल रही है समुद्री पवन कहेंगे, अगर कोई पवन पर्वतों से चल रही है तो पर्वत पवन कहेंगे, घाटियों से चल रही है तो घाटी पवन कहेंगे। आप इसको याद रखें। ओके, साइबेरिया से चल रही तो साइबेरियन पवन। तो अगर पवन के साथ जिस दिशा का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब वो पवन वहां से चल रही है, इसी को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। अब बताइए, ये भारत है, अब यहां तक तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून चल रहा है। और दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले कहां पर पहुंचता है? क्योंकि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा बड़ा निकोबार। तो यहाँ पर मानसून लगभग पहुंच जाता है 20 मई के आसपास। तो अगर कभी आपसे पूछे कि भारत का मानसून सबसे पहले कहां पहुंचा है, तो आपको बताना है कि वो तो बड़े निकोबार पहुंचता है। कब पहुंचता है? 20 मई के आसपास। चलिए, मई के बाद क्या आती है? जून आती है, और जून के आसपास ये पहुंच जाता है यहाँ पर। ये है केरल। ठीक है, केरल के तट पर ये टकराता है। कब टकराता है? लगभग 1 जून के आसपास। ये आपको याद रखना है, 1 जून के आसपास। और केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार का तट। तो मालाबार तट पर ये लगभग 1 जून के आसपास आता है। और यहीं से यहाँ पर हमारे बहुत सारी पर्वत श्रृंखला है, और ये लैंड है, और यहाँ पर क्या था? ये वाटर है। तो यहाँ से ये मानसून 2 भागों में चला जाता है। एक तो ये मानसून पहुंच जाता है बंगाल की खाड़ी में, और एक चला जाता है यहाँ पर अरब सागर। चलिए, बहरहाल हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर ये वाला जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये मानसून ऐसे करके चला जाए, इसको कहते हैं बंगाल की शाखा। और एक मानसून हमारा ऐसे करके आता है, इसको कहते हैं अरेबियन शाखा। अब यहाँ पर क्या है? अरेबियन शाखा का जो मानसून है, अब ये मानसून, ये जो पवनें हैं वो कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं सी से, तो समुद्र से आ रही है। समुद्र में क्या होगा? जब तापमान थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उनके पास क्या होगा? जलवाष्प भी होगी। सीधी बात है, समुद्र से आएगी तो जलवाष्प होगी, जलवाष्प होगी तो उससे ही बारिश होती है। तो ये जलवाष्प वाली जो हमारी पवनें हैं, ये इस वेस्टर्न घाट से, यहाँ पर एक बहुत ऊंचा लगभग 2000 मीटर के आसपास ऊंचाई है इस वेस्टर्न घाट की, इससे जाके टकराती। चलिए, से जाके टकराएंगी, और टकराने के बाद यहाँ पर घनघोर वर्षा करती। लेकिन किधर? क्या इधर आएंगी? ये क्या वेस्टर्न घाट के पूर्व में भी करती हैं? तो इसका अर्थ है कि नहीं करती। ठीक है,
क्यों नहीं करती वो भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहाँ पर एक माउंटेन है, ये माउंटेन का स्लोप है। अब यहाँ पर कोई नमी वाली, जिसमें ह्यूमिडिटी है, जिसमें जलवाष्प वो इसे टकराएगी। तो इस स्लोप की वजह से, स्लोप जो बना हुआ है, मैंने स्लोप को ऐसे करके याद रखो, स्लोप को थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ टकराएगी तो आप सोचिए कि ये इसमें क्या है, वेलोसिटी है, जिसकी वजह से ऊपर चली जाएगी। ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, ये तो आपको पता होगा। 1000 मीटर जैसे ही ऊपर जाते हैं 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो क्या तापमान कम नहीं होगा? कम तापमान से क्या होता है, जो जलवाष्प होती है वो द्रव में बदल जाती है, कंडेंसेशन हो जाता है, और ज्यादा कंडेंसेशन होगा तो यहाँ घनघोर वर्षा होने लग जाती है। तो पर्वतों इस स्लोप के साथ ऊपर चलती जाती है, यहाँ पे घनघोर वर्षा करती है। जैसे ही क्या होता है, पर्वत की चोटी को प्राप्त करती है, ये यहां से उतरना शुरू कर देती है, नीचे आना शुरू कर देती है जलवाष्प। अब जलवाष्प नीचे आएगी तो तापमान बढ़ेगा, कि ऊपर जाने पे घट रहा था तो तापमान घटेगा, ठीक है, तापमान यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे जो जल की बूंदें हैं दोबारा वाष्प में बदल जाएंगी और इस साइड में वर्षा नहीं होगी। इस कारण इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। यही रीजन है कि ये जो वेस्टर्न घाट है, जिसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वेस्टर्न घाट के वेस्ट में अगर जाएंगे, यहां पर जाएंगे तो घनघोर वर्षा होती है, भयंकर वर्षा होती है, लेकिन इसके पूर्व में वर्षा नहीं हो पाती। भारत को, क्योंकि ये पवन है, अब ये वेस्टर्न घाट ऊंचा है, बहुत ज्यादा ऊंचा है, अब इसमें छेद करके भारत के अंदर तो नहीं आ सकती। तो ये जो अरब सागर का जो हमारा मानसून है, वो अंदरूनी भारत के क्षेत्रों में बारिश नहीं कर पाता। हाँ, कुछ मानसून है जो इनके दर्रों से, आपने सुना होगा थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, इन दर्रों से जरूर निकलकर थोड़ी बहुत वर्षा कर देता है, लेकिन भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में यहां से वर्षा काफी कम होती है, अरब सागर से काफी कम वर्षा होती है। आगे चलते हैं। फोकस स्टेट कौन सा हमारा? राजस्थान। चलिए, ये यहां पर कुछ चीजें आप समझिए, ये है हमारा अरावली। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें अच्छे से समझ में आ भी जाएंगी। ये अरावली है। अब अरावली का आप विस्तार देखिए और साथ ही साथ इन पवनों की दिशा देखिए। इन पवनों की दिशा और हमारी अरावली की जो दिशा है लगभग सेम है। देखिए, बिल्कुल सेम दिखाई दे रही है आपको। जब इन दोनों की दिशा सेम है तो क्या ये पवनें अरावली से टकराएंगी? नहीं, इनके सहारे सहारे से निकल जाएंगे। अगर ये अरावली ऐसी होती, सोचिए, अगर अरावली कुछ ऐसे बनी होती तो क्या होता, यहाँ पर ये पवनें इससे टकराती और यहाँ पे घनघोर वर्षा करती, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता, रेगिस्तान का निर्माण तो कतई नहीं होता। लेकिन अरावली की दिशा वही है जो हमारे पवनों की दिशा है, इस कारण यह पवन अरावली से नहीं टकराती और राजस्थान में अंदरूनी क्षेत्रों में या पश्चिम के क्षेत्रों में वर्षा नहीं कर पाती है। ठीक है, एक बात याद रखना, जो मैंने आपको बता रहा था कि आगे थार रेगिस्तान का निर्माण यहाँ पर कैसे हो गया। एक रीजन तो यह है कि यह अरब सागर के काफी पास है, उसके बावजूद भी इसे वर्षा नहीं हो पाती, इसका एक सर्वमान्य कारण यह है। अगला कारण देखते हैं, उससे पहले मैं इसको थोड़ा मिटा दूं जिससे कि आपको थोड़ा सा और क्लैरिफाई हो जाए। ओके, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पवनें, ये पवनें आ रही हैं, ठीक है, और ये पवन है यहाँ पे टकराए। एक बात याद रखना, यहाँ पर पछुआ पवनों का विस्तार होता है, पश्चिम में पवनें चलती है, इधर चलती है, इसका याद रखना, पछुआ पवनें ऐसे करके चलती हैं। तो पछुआ पवनों के प्रभाव की वजह से ये हमारे अंदरूनी भारत में प्रवेश करते हैं। समझ आ गई? आप कहोगे सर ये भी तो पर्वत ही है, लेकिन ये ज्यादा ऊंचा पर्वत नहीं है, इसलिए यहाँ से आराम से जो पवनें हैं वो अंदर प्रवेश कर जाती है। यानी हमारे यहाँ पर पवनें यहाँ से प्रवेश करती है। ये हिमालय का जो आपको तीखा जो मोड़ दिखाई दे रहा है, इसके सहारे सहारे भारत के अंदरूनी क्षेत्र में वर्षा होती है। एक और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये हमारा पर्वत है, फिर दोबारा से आप पर्वत समझिए। यहाँ पर कोई जो यहाँ पर पवन आ रही है तेजी से, यहाँ पर टकरा रही है, अब मुझे बताओ टकरा रही है तो ये बादल यहीं रहेंगे, या तो ऊपर रहेंगे या ये जस्ट रिफ्लेक्शन करेंगे, पीछे की ओर आएंगे, ये पवन आगे, या ये जो बादल है वो थोड़ा सा पीछे रहेंगे, यानी पर्वतों से पीछे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा बारिश हो जाएगी, फिर यहाँ पे ये आगे इधर चलेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी कम बारिश होगी, और चलने पर क्या होगा, यहाँ पर और कम बारिश होगी, और दूर चलने पर यहाँ पे और कम बारिश होगी, और दूर चलने पर यहाँ पे और कम बारिश होगी, और दूर चलने पर यहाँ पे बारिश होगी ही नहीं। तो जैसे जैसे अगर पर्वतों से दूर होते जाते हैं, यानी इधर तो बारिश होगी नहीं, तो वृष्टि छाया प्रदेश है, लेकिन यहाँ
पर भी जहां पर ये पर्वतों से टकराती है वहां पे घनघोर वर्षा होती है, और जैसे जैसे यह बादल पीछे चलते जाते हैं चलते जाते हैं, इनके पास नमी की मात्रा कम हो जाती है, और नमी की मात्रा कम होने से यह जैसे जैसे पीछे चलेंगे उसी प्रकार से वर्षा की मात्रा भी कम हो जाती है। यही रीजन है कि ये जो हमारे हिमालय है, कोई भी पवन इससे टकराती है, टकराने के बाद यहाँ पे तो खूब वर्षा होती है, तो हिमालय लगे हुए हैं और खूब वर्षा होगी, घनघोर वर्षा, और यहाँ टकराने के बाद थोड़ा सा ये पवन होंगी, पीछे हटेंगी, और पीछे हटने के बाद हमारे भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में भी क्या होती है, यहाँ पर वर्षा होती है। लेकिन यह वर्षा धीरे धीरे उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने पर कम होती जाती है, जैसे मैंने आपको ये बताया, पर्वतों से पीछे चलने पर। हम देखो यहाँ पे बादल पड़ेगा तो ऐसे के तो पीछे हटेगा वो, तो यहाँ पर तो एक बात याद रखना कि उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ अगर हम चलेंगे तो वर्षा की मात्रा लगातार कम होती जाती है। एक और यहाँ पे फेनोमेना समझना है, ये कौन सा हिस्सा है, ये वेस्ट है, ये कौन सा हिस्सा ईस्ट है, और ये कौन सा हिस्सा वेस्ट है। यहां से पवन अंदर जाती है, अब इसके बाद पवनों को कहीं भी जल समूह नहीं मिलता, अब इन्हें कहीं भी से भी जलवाष्प नहीं मिलेगी, तो सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होगी, सीधी बात है। फिर इस पर मानसून थोड़ा, उस पर जलवाष्प की मात्रा कम हो जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी और कम होगी, यहाँ पे थोड़ी सी और कम होगी, यहाँ पे थोड़ी कम होगी। यानी अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं तो लगातार वर्षा की मात्रा कम हो जाती है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आए तो वर्षा की मात्रा लगातार कम हो जाती है। दोनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आए या नहीं? चलिए आगे जाके और चलते हैं। ये यहाँ पे वर्षा होती रहेगी, लेकिन जैसे ही यहाँ तक ये वर्षा पहुंचती है, यहाँ तक वर्षा पहुंचेगी, ठीक है, ये पंजाब आता है, ठीक है, पंजाब आता है तो यहाँ पे वर्षा हो जाएगी, फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन से पश्चिम में यहाँ तक पहुंच गई है, इसके पास जलवाष्प की मात्रा वैसे ही नहीं। अब ये जो थार रेगिस्तान है, ये वाली स्थिति देखिए, ये हमारे हिमालय से काफी दक्षिण में है, तो जब ये पवन यहां से टकराएगी और टकराने के बाद पीछे लौटेगी तो इस पर जलवाष्प बिल्कुल खत्म हो जाएगी और यहाँ पे बारिश नहीं। यहां से ये मानसून एंटर किया है तो इसके पास जलवाष्प की मात्रा वैसे ही कम है, तो ये पश्चिम में भी है और हिमालय के ज्यादा दक्षिण में है। यही कारण है कि यहाँ पर अरब सागर, जो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, उससे भी इसे मानसून प्राप्त नहीं होता, इससे भी यहाँ पर वर्षा नहीं होती। तो देखो अरब सागर से भी बेचारे को वर्षा नहीं प्राप्त हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अरावली की जो दिशा है वही मानसून की दिशा है। इन्हें बे ऑफ बंगाल की शाखा से भी वर्षा नहीं प्राप्त हो रही है। रीजन क्या है? काफी पश्चिम में है और हिमालय के काफी दक्षिण में है, और पश्चिम में और दक्षिण में वर्षा की मात्रा न्यून हो जाती है। यही रीजन है कि राजस्थान को वर्षा काफी कम मिलती है। ओके, अब हमने यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करी थी यहाँ पे कि यहाँ पे क्यों ज्यादा बारिश होती है, मेघालय में क्यों ज्यादा वर्षा होती है। तो याद रखना यहाँ पे गारो खासी जयंतियां हैं और तीनों ही कीपनुमा आकृति में, ऐसी आकृति में। अब यहाँ पर एक बार मानसून चला गया तो मानसून यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, फिर यहाँ पे टकराएगा, इधर तो निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ से तो आ ही रहा है। टकरा टकरा के ऊपर चलेगा, ऊपर चढ़ेगा, कंडेंसेशन होगा, तापमान एक साथ कम होगा, कंडेंसेशन होगा, भयंकर बारिश होगी और घुमड़ते हुए बादल यहीं पर वर्षा करते रहेंगे। यही रीजन है कि यहाँ पर खूब वर्षा होती है। ओके, तो यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतियां, इन पहाड़ियों के प्रभाव से यहाँ पर वर्षा होती है। बहरहाल अगर राजस्थान को अगर आप गौर से देखना चाहो, राजस्थान को थोड़ा गौर से देखना चाहो तो आपको थोड़ा सा ताज्जुब होगा। राजस्थान में इतनी सारी झीलें हैं, देख पा रहे हो यहाँ पर। और तो और सबसे बड़ी इनमें खासियत क्या है, यहाँ पर आपको भारत की सबसे खारी झील मिलती है, लवड़ी झील मिलती है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? आप कहोगे सर तो आपको ये बता रहे थे वर्षा होती है और आप झीलों पे कैसे आ गए? कुछ बताने की चाहत है मेरे, और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आगे के लिए कभी क्लास लेके आऊंगा तो बताऊंगा। तो मत सोचिए कि यहाँ पर ये झीलें खारे पानी की क्यों है। खारे पानी की झील का मतलब है कभी न कभी यहाँ पर समुद्र का विस्तार रहा होगा, ये पूरा क्षेत्र किसी समय समुद्र के अंदर रहा होगा और फिर धीरे धीरे समुद्र यहाँ से पीछे हटा है। जहाँ पे गड्ढे थे वहां पर पानी भरा रह गया और इस कारण यहाँ पर खारी झीलों का निर्माण हुआ है। तो वो भी मैं आपको सारी चीजें, लेकिन आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।